अच्छा, यहाँ एक और चीज मैं ऐड करूं। वो इट्स अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस दोज हु आर गिविंग सर्विसेज टू यूनाइटेड स्टेट्स कि डोनाल्ड ट्रंप जब लास्ट टाइम आया था ना, तो उसने कॉर्पोरेशन टैक्स रेट जो कि शायद 35% था, उसको 35 से 21% पे ले आया, एक अट्रैक्शन देने के लिए। और उसके बाद दुनिया के काफी सारे लाइक कुछ 3,800 मिलियनर्स वहां यूएस शिफ्ट हुए। इस बार उसने ये अनाउंसमेंट, एक प्रपोजल दिया है, अभी ये इम्प्लीमेंट होना बाकी है, कि ही इज प्लानिंग टू कन्वर्ट 21% टैक्स रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टू 15%। तो ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन आ जाएगी यूएस इकोनॉमी में, और इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि दुनिया के कोई 20,000 मिलियनर्स वापस यूएस आ जाएं। और अब आप जरा सोचें कि यूएस जैसी इकोनॉमी में कॉर्पोरेशन टैक्स का रेट 15% होगा, जबकि यूएई जो कि कहते हैं कि टैक्स हेवन है, उसमें रेट कॉर्पोरेशन टैक्स का 9% है। तो सो द डिफरेंस विल बी वेरी मिनिमल, 6% का फर्क रह जाएगा, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी में काम बहुत है। तो ये हम सबके लिए एक बड़ी गुड न्यूज है। और ये नेक्स्ट 4 इयर्स, यानी मैंने कल अपनी फिजिकल क्लास ले रहा था, मैंने कहा अगले 4 साल में जिसने पैसे नहीं बनाए ना, तो वो बहुत बड़ा वो महरूम रह गया, ये हकीकत में। और मैं ये भी कहता हूं कि जब यूएस की इकोनॉमी में अगर 100,000 जॉब्स क्रिएट होती है ना, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में उसका बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट होता है, एक बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। आप यूं सोचें कि यूएस की इकोनॉमी में हम अगर एक बहुत नॉर्मल सा भी बंदा जॉब कर रहा है ना, तो $4,000 वो आराम से बना लेता है। बहुत नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको यूएस की इकोनॉमी में एक 4-5 हजार डॉलर का एम्प्लॉय हायर करना है, तो पाकिस्तानी $5,000 15 लाख या 14 लाख रुपीज बन रहे हैं। तो 14 लाख में पाकिस्तान में 14 एम्प्लॉयज हम रख सकते हैं, अगर 1-1 लाख वाले भी रखें। तो आप सोचें कि वहां जो जॉब्स क्रिएट होती है, उसका बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट फिर बैक ऑफिस में क्रिएट होता है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अमीन, आप थोड़ा इस पे इलेबरेट करें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज करेक्ट कर दूं यहाँ पे। जब डोनाल्ड ट्रम्प 2017 में जब उसने टैक्स कट एंड जॉब एक्ट पास किया था, दैट वाज आल्सो यू कैन से कि कैची पॉइंट एट दैट टाइम बिजनेसमैन के लिए या बिजनेस कम्युनिटी के लिए। अच्छा, वो सॉरी, वहां पे 37 से उसने 21% पे टैक्स रेट को चेंज किया था। ठीक है। सेकंड थिंग, जो हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रम्प खुद बिजनेसमैन है, एंड जब भी वो आता है तो वो बिजनेसमैन के लिए लाजमी सोचता है कि बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए। अच्छा, एक बिजनेस मेंटेलिटी और बिजनेस माइंडसेट ना बिल्कुल अलग होता है एज कम्पेयर टू अदर जो आपके पॉलिटिशियन होते हैं या उनकी जो स्ट्रेटेजीज होती है, वो एक डिफरेंट वे में रिएक्ट करती है। जबकि जो बिजनेसमैन होता है वो जब भी आता है तो वो इकोनॉमी की ग्रोथ को उस अंदाज में देखता है जैसे कि वो एक अपना बिजनेस रन कर रहा हो, पूरे कंट्री को एज अ बिजनेस देखता है। अच्छा, एआई की बात है, मैं एक बात यहाँ ऐड करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को यहाँ एक बात बताता जाऊं कि अकबर तिजानी हमारे साथ मौजूद हैं, ये बी फार्लर के सीईओ भी हैं और रूहे रवा हैं। इनसे मेरी डिस्कशन हो रही थी, उन्होंने बताया था कि वी आर आल्सो प्लानिंग कि हम कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर, कुछ तरह के प्लेटफॉर्म डेवलप करें जहाँ पे एआई इंटीग्रेशन सारी चीजें हों। सो होपफुली आप तमाम दुआ भी करें कि हम लेटर और सूनर जो है इस चीज को बिल्ड करने में कामयाब भी हो जाए। एआई के हवाले से मैं यहाँ एक बात बताता जाऊं कि अभी मुस्तफा साहब ने कहा कि एआई विल नॉट रिप्लेस टैक्स प्रोफेशनल्स। यस, इसकी वजह क्या है, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद होंगे। मैं जब खुद भी रिसर्च करता हूँ, हम भी एआई का यूज करते हैं, एआई की यूटिलाइजेशन करते हैं हमेशा। चैट जीपीटी हो या कोई भी आप एआई टूल यूज करते हो ना, और जब आप उसे टेक्स्ट के कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमेशा बॉटम लाइन पे एक डिस्क्लेमर देता है कि प्लीज कंसल्ट विद अ टैक्स प्रोफेशनल। अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो जो जवाब उसको समझ में आता है वो दे तो देता है, लेकिन वो हमेशा डिस्क्लेमर देता है कि भाई एक टैक्स प्रोफेशनल से बात कर लो, हो सकता है मैं गलत हूं। तो एआई इज ऑल्सो नॉट श्योर ऑन टैक्स रिलेटेड इश्यूज। ठीक है। और ये अकबर साहब ने एक और बात कही कि ऑब्वियसली जब एआई है, उसके अलगोरिथम्स हैं, वो पास्ट की चीजों को तो बहुत अच्छे अंदाज में आपको एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है ये एक इंसान ही सोच सकता है। अगर आप एआई से पूछते हैं आने वाले वक्त में जो डोनाल्ड ट्रम्प ने फैसले किए हैं उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनल वेल्थ के ऊपर क्या होगा, तो ही इज नॉट गोना आंसर यू, राइट। तो एआई से घबराना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर कहूंगा। जिस तरह अकबर साहब एआई को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान के लिए भी और यूएस के लिए भी प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सके, तो यस, जब आपके पास कोई एक नई अपॉर्चुनिटी, कोई एक नई चीज आए ना, तो उसकी यूटिलाइजेशन को सोचें अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस या अपने एग्जिस्टिंग जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर, ना कि आप उससे घबरा के फील्ड से बाहर हो जाए कि नहीं भाई एआई आ गया तो हम रिप्लेस हो जाएंगे। नहीं, एआई कभी भी किसी चीज को रिप्लेस नहीं करता, बल्कि आपको और एडवांस तरीके से काम करना सिखाता है। तो ये भी सोच का फर्क है कि अगर आप चीजों को लेके नेगेटिव थॉट्स लेके चलेंगे ना, तो हमेशा आप पीछे ही रह जाएंगे। अगर कोई चीज आती है मार्केट में, तो उसकी यूटिलाइजेशन को अपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर यूटिलाइज करना सीखें। सो मेरा ये कंक्लूजन है कि एआई से घबराना नहीं चाहिए। यू आर अ टैक्स प्रोफेशनल और आपको एआई मेरे ख्याल में आने वाले
10 20 25 सालों में तो नहीं रिप्लेस कर सकता। उसके बाद कोई टेक्नोलॉजी आए तो उसमें फिर हम अपने आप को कैसे उसका यूज टू करें और उसको कैसे यूटिलाइज करें कि हम खुद भी रहें और एआई या इस तरह की दीगर चीजों को भी यूटिलाइज करें अपने फील्ड के अंदर। सो दैट्स अ टेक अवे कि एआई से घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो विथ टेक्नोलॉजीज। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है अकबर साहब से भी, कि आप जानते हैं कि एक 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 इंडिविजुअल है, उसके पास एक ऑप्शन ये है कि वो पाकिस्तान में ही सर्विसेज दे, तो डेफिनेटली वो जो अर्न करेगा उस पे टैक्स लगेगा लोकल अर्निंग्स पे। और सेकंड ऑप्शन ये है कि वो यहाँ से सर्विसेज दे, यूएस यूके कहीं भी दे, तो उसकी जो फॉरेन रेमिटेंस गिरेगी। तो जहां तक मेरा ख्याल है उस पे कुछ रिलैक्स लॉज हैं, यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी चाहती है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ें। तो क्या ऐसा कोई रिलीफ है? आप, मैं चाहता हूँ ऑडियंस को आप इसको बिल्कुल बेसिक से समझा दें। जी बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये कि जो जैसे आपने कहा कि जो पाकिस्तान में अगर आप अर्न कर रहे हैं तो उसमें दो तरीके कॉमन जो एक एवेन्यू होता है वो यही होता है कि आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं या आप अपना काम कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर एज अ बिजनेस। उन दोनों केसेस में कुछ टैक्स लॉज अवेलेबल है। सैलरीड इंडिविजुअल के केस में थोड़ा टैक्स रेट लो है और बिजनेस इंडिविजुअल के केस में थोड़ा हायर है। वो हायर इसीलिए कि उसमें आप अपने कुछ एडमिसिबल एक्सपेंसेस जो होते हैं बिजनेस के वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो इवेंचुअली इट इज एक्सपेक्टेड कि वो दोनों एक ही सेम लेवल पर टैक्स हो रहे होते हैं, बट द रेट गोज अप टू 35%। और अब अगर सुपर टैक्स और उनको इम्प्लीमेंट किया जाए तो दे कैन गो एज हाई एज 40-45% एज वेल। तो वहां पर तो जो टैक्स रेट्स हैं जो किसी और मुल्क में भी होते हैं इंडिविजुअल्स पे वो हैं हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स के ऊपर। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट्स एज यू मेंशन के लाइक एवरी गवर्नमेंट, पाकिस्तान भी कोशिश कर रही है कि एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिवाइज किया जाए। इसमें हिस्टोरिकली जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो पहले ही जो एक फिक्स रेट पे टैक्स होता था, लेकिन कुछ अरसे बाद जो है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को भी जो है वो इंक्लूड कर दिया गया। और स्पेशली इसमें आईटी कंपनीज जो थी, आईटी सर्विसेज की एक्सपोर्ट जो है वो 100% एग्जेम्प्ट की गई। आईटी गुड्स को 1%, 1.25% तक थे, लेकिन सर्विसेज को आपने 100% एग्जेम्प्ट कर दिया था। कुछ अरसे बाद जो है वो उसको टैक्स ब्रैकेट में लाने के लिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए इसको मिनिमम टैक्स रेट को रिड्यूस करके 1% रखा गया कि जी आप अपनी इनकम पे एट सोर्स जब आप रेमिटेंसेस पाकिस्तान में लाएंगे तो 1% पे टैक्स हो जाएगा। कुछ अरसे पहले जो है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है उसको मिनिमम से हटा दिया गया है, नॉर्मल में कर दिया गया है। और अब जो है आपकी इनकम जो है वो सॉरी कोई स्क्रीन शेयर हो गई यहाँ पर। कुछ अरसे पहले जो है वो इस चीज़ को हटा दिया गया और पाकिस्तान में जो है वो अब यानी कि अब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो टैक्स हो रहा है, जबकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज स्टिल जो है वो जो आईटी एक्सपोर्ट्स है या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं उनको अभी भी 1% पे मिनिमम पे टैक्स किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पैसे जो हैं उसकी जो कलेक्शन है क्लाइंट से वो ओवरसीज अकाउंट से ही आ रही है, ठीक है जी, तो फिर वो आपके अकाउंट में 1% डिडक्ट होगा और वो फुल एंड फाइनल होगा। ऑल्दो यू हैव टू फाइल योर टैक्स रिटर्न जो कि पहले नहीं था, बट स्टिल इट्स 1%। इसको मजीद हुकूमत ने इंसेंटिवाइज किया और उस केस में एक कैच ये रखा है कि अगर आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर हो जाए तो वो फर्दर रिड्यूस होकर 0.25% हो जाती है। अच्छा, ये जो बेनिफिट है आई थिंक दुनिया में शायद ही कोई कंट्रीज होंगे जहां पर फुली टैक्स्ड हों इकोनॉमीज टैक्स हेवन जुरिसडिक्शंस को छोड़ गए, कि यहाँ पर 0.25% पे आपकी तमाम इनकम ग्रॉस लेवल पे टैक्स हो जाती है और उसके बाद आपने मजीद कोई टैक्स नहीं देना है व्हाट्सोएवर, चाहे आप किसी भी तरह का प्रॉफिट अर्न करें। आपके लिए ये टेक होम है और उस पर कोई मजीद टैक्सेशन आपने नहीं देना, इट इज़ कम्प्लीटली वाइट। इसमें सिर्फ जो कैच है वो यही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी एक्सप्लॉइट हो रही हैं कुछ हद तक आईटी इंडस्ट्री में, कि एम्प्लॉयज़ को भी बाहर से सैलरीज डायरेक्ट भेजी जा रही है। बट अदरवाइज इफ़ यू आर वर्किंग एज अ सैलरीड फ्रीलांसर तो उस केस में इट इज़ कम्प्लीटली लीगल, नॉट कोशर, कम्प्लीटली लीगल, कि आप जो सर्विसेज बाहर प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर सिर्फ 0.25% टैक्स देकर आप इसको 100% वाइट कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट अपनी वेल्थ बिल्ड करें और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स करें, या अदरवाइज आप बाहर भी कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो लीगल चैनल्स के आप तरीके से आप कंप्लीट इसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी अच्छी आपने बात की, ये जो रीसेंट बजट आया था इस पे मैंने इस पे बहुत सारी वीडियोस देखी भी थी, कि अगर एक इंडिविजुअल डायरेक्टली आईटी सर्विसेज दे रहा है, आपने इस पे टच भी किया, मैं जरा चाहता हूँ इसको थोड़ा सा आप अपनी राय दें। डायरेक्टली आईटी सर्विसेज दे रहा है तो उसको वही 0.25% टैक्स देना है। और अगर वो पाकिस्तान में किसी आईटी कंपनी में काम कर रहा है और बेशक वो आईटी कंपनी फॉरेन सर्विसेज दे रही है, तो एज एन फिर उसको एक बहुत बड़ा टैक्स देना पड़ रहा है। तो फिर ये जी आईटी कंपनीज जो है वो
अपनी कंपनीज बाहर रजिस्टर करके फिर उनको भेजती हैं। तो आप क्या कहते हैं इस पे, क्या होना चाहिए इसका सोल्यूशन? देखिए, एक थोड़ा सा ये है कि जो नेचर ऑफ सर्विस है ना वो डिटरमिन करता है। अगर आप मुझे स्ट्रिक्टली टैक्स के एम्बिट में अगर आप बात करेंगे, तो अगर आप स्टिल एक एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो फिर वो जो उसकी इनकम की जो नेचर है ना वो सैलरी है। अब सैलरी। अगर आप किसी भी एम्प्लॉयर के लिए, जो बाहर भी कोई कंपनी है उसके लिए आप सैलरी ही अर्न कर रहे हैं, ठीक है जी, आपका वो कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट एम्प्लॉयमेंट का है, तो फिर आपकी वो सैलरी चाहे वो बाहर से ही क्यों ना आए, वो एज अ सैलरी ही टैक्स होगी और पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक होगी। लेकिन जहां पर अब आप ये कहते हैं कि मेरा कोई फिक्स एम्प्लॉयर नहीं है, या मैं फ्री लांसर हूँ, मैंने अपने ओन पे इसको एज अ बिजनेस इसको परसू कर रहा हूँ, तब आप उसको एज अ फ्रीलांसिंग इकोनॉमी या जो गिग इकोनॉमी होती है उसके अंडर में आप उसको क्लासिफाई करते हैं। जो इसकी एथिकल उसका कनेंड्रम है, वो जाहिर है कि उसको हम एड्रेस नहीं कर सकते। देर बिल्कुल। आर रीजंस, और उसमें फिर अगेन यही है कि जो टैक्स रेट्स हैं वो दे हैव बिकम सिग्निफिकेंटली हाई, और जो रियलिटी है, इकोनॉमिक रियलिटी, वो यही है कि इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। और एक चीज़ जो आईटी कंपनीज आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो क्वालिटी प्रोफेशनल्स को समहाउ पाकिस्तान में रिटेन कर सकें, क्योंकि इस वक्त हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। So it's an effort on their part. I'm not trying to justify anything. It's not justifiable, but it's just that we have to take into consideration both point of views. तो that's the reason कि ये बहुत ज़्यादा on the rise है इस तरह की practice. But as I said कि वो it all comes down to the nature of service, कि अगर आपकी employment है तो वो salary income है, और अगर otherwise आप अपनी personal capacity में काम कर रहे हैं तो वो IT enabled services है। अच्छा, यहाँ एक और क्वेश्चन है, मेरे जो एक्सपर्ट्स हैं आप में से जो चाहें उसमें ऐड करें, कि देखिए हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में चाहे आपको प्रॉपर्टी बाय करनी हो, बिजनेस स्टार्ट करना हो, आपको पता है पेमेंट गेटवे में इतने मसले मसाइल हैं। तो बहुत ऑब्स्टिकल है, यानी हर चीज में बहुत, जबकि अगर आप एज कम्पेयर टू अब्रॉड, आप फॉरेन में देखें, यूएस में कंपनी कुछ ही देर में स्टार्ट कर सकते हो आप हर चीज ऑटोमेटेड है, यानी हर चीज वन विंडो सोल्यूशन के थ्रू है। हर चीज वर्चुअल है, यानी इवन यहां से बैठे बैठे हमें वर्चुअल एड्रेस मिल जाता है, कितनी चीजें। तो आप इस कंपैरिजन में क्या कहते हैं कि क्या एक स्टूडेंट को, एक बिगिनर को, एक प्रोफेशनल को इससे कैसे एडवांटेज लेना चाहिए फॉरेन इकोनॉमीज में काम करके, या उसको यहीं लोकल सर्विसेज देनी चाहिए? इस पे आप लोग जरा थोड़ी सी लाइट दें। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज ऐड करता चलूं। अभी आपने जो सवाल किया और इससे पहले जो आपने टैक्स रेट के हवाले से बात कही, दोनों चीजें इंटरलिंक यूं भी हैं कि मैं ऐसे बहुत से टैक्स प्रोफेशनल कहें या इवन दो अकाउंटिंग प्रोफेशनल जिनको सिर्फ बुक कीपिंग करना आती है या जो अकाउंटिंग अच्छे से जानते हैं, भले वो एसीसीए के हों या किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हो, क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड के हों। इशू ये हुआ है, ये जो सैलरी वाली बात कही ना आपने, अब एक इंडिविजुअल है जो कि 3.5 लाख रुपीज पर मंथ सैलरी पे है, तो उसको एक मेजर मेजर पोर्शन नहीं कहूंगा कि वो टैक्स में देना पड़ जाता है पाकिस्तान के अंदर, अगर वो जॉब पे है किसी आईटी इंडस्ट्री में। तो मैंने ये बहुत ज्यादा स्विच लोगों करते देखा यहाँ से इंडिविजुअल्स को, कि उन्होंने अच्छी सैलरी की जॉब को टाटा बाय बाय किया और दे शिफ्ट टू फ्रीलांस, या उन्होंने अपनी कंपनी, अपनी एंटिटी रजिस्टर कर ली कि भाई हम खुद कर लेते हैं, क्योंकि हम इतना बड़ा बर्डन क्यों बर्दाश्त करें। अच्छा, इस पे मैं ये जरूर कहूंगा अकबर साहब, आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कीजिएगा कि इसमें क्या गवर्नमेंट को भी स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए कि आप पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स, चाहे वो आईटी प्रोफेशनल हो, चाहे वो टैक्स प्रोफेशनल हो, चाहे वो अकाउंटिंग प्रोफेशनल हो, सैलरी क्लास के अंदर इस खास नीश को आप कैसे बेनिफिट दे सकते हैं या देना चाहिए गवर्नमेंट को। क्योंकि देखें, अगर आप इस चीज पे रिलेक्टेंट रहेंगे कि भाई मैं टैक्स इतना चार्ज करूंगा सैलरी के ऊपर, तो ऑब्वियसली फिर एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि बिजनेस के पास या बिजनेस ओनर्स के पास एम्प्लॉयज अवेलेबल नहीं होंगे, जो काबिल एम्प्लॉयज होंगे ना, वो सब इस तरफ स्विच कर चुके होंगे। जो मैंने ये बहुत ज्यादा देखा है ये कॉन्फ्लिक्ट के, मोस्टली बाकायदा एम्प्लॉयज डिमांड करते हैं कि आप हमें सैलरी पे नहीं, आप हमें कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इतना मेजर पोर्शन टैक्स में दे दूं, हालांकि मैं विदाउट पेइंग टैक्स भी अर्न कर सकता हूं, मैं डायरेक्टली भी अर्न कर सकता हूं। तो मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा, मेरे कुछ एक्स कलीग्स भी थे जो जॉब करते थे अच्छी कंपनीज के अंदर, उन्होंने उस जॉब को छोड़ा और फिर वो शिफ्ट कर गए फ्रीलांस की तरफ डायरेक्टली, कि ठीक है अब हम जो है अपने अर्न करेंगे और ज्यादा अर्न करेंगे, हम लेस टैक्स पे करेंगे। जिस तरह गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज किया है आईटी सेक्टर को एक्सपोर्ट के मामले में, मैं समझता हूँ ऐसे प्रोफेशनल्स को भी गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरीके से इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि वो सर्विसेज अगर एज अ जॉब भी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट जो देखिए, जब तक वो जॉब करेंगे तो बिजनेस भी पाकिस्तान में ग्रो करेगा। अगर वो सब
सारे इंडिविजुअल अपनी अपनी बिजनेस ओपन करके बैठ जाएंगे, तो मुझे ये बताया काम करने वाले कहाँ से बचेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। कहाँ 1% या 0.25%, कहाँ आप जो सैलरी स्लैब के ऊपर टैक्स दे रहे होते हैं। तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो इसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को टेक केयर करना चाहिए। दूसरी बात कि ये जो आपने ऑब्स्टिकल्स की बात की है कि स्टूडेंट्स हैं या जो लोग हैं यहाँ पाकिस्तान में, जितने ऑब्स्टिकल्स हैं यूएस के, आपको वहाँ पे ज्यादा फैसिलिटी मिलती है। ऑल दो पाकिस्तान के अंदर अगर आप यहाँ से बैठ के यूएस में बिजनेस करना चाहते हैं तो यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ हर्डल्स एज वेल। दैट्स व्हाई लाइक बी फाइलर एंड अदर कंपनीज आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज के ठीक है, हम आपको उन ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि आप इजिली एक्सेसिबल सर्विसेज आप यूएस के अंदर दे सकें। तो ये हकीकत है कि पाकिस्तान में बैठे बैठे पाकिस्तान में बिजनेस करना ये इसके अपने हर्डल्स हैं, और पाकिस्तान से बैठे बैठे यूएस में बिजनेस करना इसके अपने हर्डल्स हैं। लेकिन इजी मनी मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से बैठ के अगर आप किसी भी कंट्री को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, डॉलर ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है, तो और वो उसके अंदर एक अट्रैक्शन ऑटोमेटिक मौजूद है। तो जो भी यहाँ से सर्विस प्रोवाइड करता है वो अपनी जो एक यूं कह ले कि आइडिया होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है मुझे इतना अर्न करना चाहिए, वो उससे काफी ज्यादा अर्न करने लगता है। और अच्छी बात यह है कि एक क्लाइंट, एक से दो क्लाइंट, दो से तीन क्लाइंट, ये जैसे बढ़ना स्टार्ट होते हैं ना, तो फिर वो जो एक इतना बड़ा मेजर शिफ्ट आता है कि फिर वो जो भी इंडिविजुअल है या जो भी कंपनी है वो कहती है कि भाई अब हमने करना ही आईटी एक्सपोर्ट है या सर्विसेज एक्सपोर्ट टू यूएस है। अकबर साहब, ओवर टू यू। जी थैंक यू। आई थिंक जो आपने पहली बात की पॉलिसी का, तो वो पॉलिसी ज़्यादा इस वक्त जो है गवर्नमेंट की लिमिटेशंस हैं कि ना चाहते हुए भी बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट्स, जो कलेक्शन की कंस्ट्रेंट्स हैं, वो अपना जो बेस है वो बड़ा नहीं कर पा रहे। और इसी वजह से जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को है वो समहाउ बर्डन किए जा रहे हैं। तो जब तक वो ये बर्डन जो है वो मैनेज नहीं कर पाते, तब तक कोई भी पॉलिसी लेवल पे कोई भी डिसीजन मेकिंग हम मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर मैं अभी नहीं देख रहा हूँ किसी भी तरीके से। जो इसमें वाज नॉट स्मार्ट इनफ टू बाईपास द सिस्टम, तो वो उसके अंदर रहते हुए सफर कर रहा है। एंड विल सी दिस फॉर अ वाइल एटलीस्ट, क्योंकि इकोनॉमिकली ऑल्दो वी सी लॉट ऑफ थिंग्स इम्प्रूविंग और गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, बट स्टिल जो कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन जो मैंने कहा कि ऑन द राइज, और ये उसको टैकल नहीं कर पा रहे। दूसरा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है, मैं आई जस्ट स्टार्ट विद अ वेरी वेरी बेसिक थिंग, कि जब आपने पाकिस्तान में या अमेरिका में कंपनी फॉर्म करनी हो, तो दोनों ही जगह डिजिटली कंपनी फॉर्म हो सकती है। और आप खुद जाके भी, बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं बिसाइड्स बी फाइलर भी, जहां आप कंप्लीटली एक डिजिटल प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है ना, वो है बैंक अकाउंट खोलना। अब अगर आप पाकिस्तान में जो है अपनी कंपनी का, अगर आपने वहां भी कंपनी खोली है यूएसए में और पाकिस्तान में भी खोली है, तो पाकिस्तान में आप अपनी कंपनी का अकाउंट डिजिटली नहीं खोल सकते। आपको फिजिकली बैंक जाना है और बैंक अकाउंट खुलवाना है, और उसके बाद सारी चीजें होंगी। यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, प्लेटफॉर्म, जहां पर आप अपनी कंपनी का भी डिजिटली अकाउंट खोल सकते हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा हर्डल जो है इस वक्त, हमारा पासपोर्ट का है, ग्रे लिस्टिंग का है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बिजनेसेस का या पाकिस्तान बिजनेस ओनर्स के अकाउंट मुश्किल से खुल रहे हैं। बट अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। पाकिस्तानियों के भी कुछ प्लेटफॉर्म्स खोल रहे हैं, बट स्टिल इट्स अ चैलेंज। तो ये जो एक ईज है, वो यहाँ पर आके हम स्टक कर रहे हैं कि द आइडिया इज नॉट टू ओपन अ कंपनी बट टू मेक इट फंक्शनली ऑपरेटिव। वो वाला जो एलिमेंट है वो वहाँ पर हम यूएसए में जाके एटलीस्ट हम उसको परसू कर सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको फिजिकली जाना है। उसके अलावा छोटी सी बात, जैसे आपने भी कहा, वर्चुअल एड्रेस होते हैं, फिजिकल एड्रेस भी होते हैं। आपकी मेल फॉरवर्डिंग, मेल कलेक्शन होती है आपके। सो मच हो कि अगर आपने लेट से हज़ारों की तादाद में कोई लेटर्स हैं प्रिंट करके यूएसए में कुरियर करवाने, तो वो आप ऐसी कंपनीज अवेलेबल है जिनको आप भेज कर वहाँ से डिलीवर करवा सकते हैं। वहाँ ई फैक्स की फैसिलिटी है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो एक बिजनेस के फंक्शंस को, ऑपरेशंस को रन करने में हेल्पफुल होती हैं। और इसी तरह अगेन टैक्स फाइलिंग है, ये तमाम चीज़ें हैं। कॉर्पोरेट लेवल पर भी वहाँ टैक्स फाइलिंग की सर्विसेज मौजूद हैं, यहाँ पर नहीं है। डिजिटली आप ये काम नहीं कर सकते। बुक कीपिंग सर्विसेज हैं, ये इतनी ज़्यादा मेन स्ट्रीम सर्विसेज हैं कि वहाँ पर आपको डायमंड डजन वाली बात होगी कि वो इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। पाकिस्तान में इस तरह की सर्विसेज कॉमनली अवेलेबल नहीं है। एंड देयर इज अ रीजन डेफिनेटली कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूएसए इज ऑन द टॉप।
जितनी भी हम देखते हैं कि जो टेक कंपनीज हैं, ये जिनके पास कोई आइडियाज होते हैं, वो पहले यूएसए जाते हैं, वहाँ अपनी कंपनी फॉर्म कराते हैं और उसी का पेटेंट भी यूएसए में रजिस्टर करवाते हैं, और फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो देयर इज अ रीजन दे आर far ahead of us, and it is simply because of ease of doing business. In fact, नॉट जस्ट दैट, हम देखें तो यूएसए में तो बाकायदा स्टेट्स का आपस में कंपटीशन हो रहा होता है, और उनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की एनुअली रेटिंग्स पब्लिश होती है कि कौन सी स्टेट आगे है, कौन सी स्टेट पीछे, जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस भी होते हैं, लेबर है, लैंड है, ये तमाम चीज़ों पे वो compete कर रहे होते हैं। कभी कभार जो है बहुत सारी स्टेट्स हैं, कंपनी फॉर्मेशन की फीस जो है वो $1 पे लेके आ जाता है, कभी $10 पे लेके आ जाते हैं कि जी हमारे यहाँ कंपनियां बनाएं। तो दिस इज ऑल अबाउट encouraging businessmen to start business in USA, in the land of business, in the USA, and not just in USA, बल्कि states आपस में भी compete कर रही होती है, and competition always flourishes, more business. तो वो I think that is the name of the game. अच्छा, यहाँ पर मैं एक अपनी ऑडियंस को अब जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी पास्ट में, उसका टाइटल था एक्सेप्ट इट, यानी कुछ चीजें इंसान को मान लेनी चाहिए। और उसका पहला फ्रेज मैंने किस्सा सुनाया था। मेरा एक फ्रेंड है, वो लाइक आज से 15 साल 20 साल पहले एक हेयर ट्रांसप्लांट के डॉक्टर के पास गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे ट्रांसप्लांट तो कर दूंगा, लेकिन एक चीज मान लो, एक्सेप्ट इट, कि तुम गंजे हो, ये मान लो पहले। और फिर उसी डॉक्टर ने एक किस्सा सुनाया। डॉक्टर ने कहा जरा सोचो, तुमने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, अब तुम भी जा रहे हो चल के और एक गंजा आदमी भी तुम्हारे साथ जा रहा है, और पीछे से किसी ने आवाज लगाई ओ गंजे, तो बोला तुम भी घूम के देखोगे, क्योंकि बोला दिल से तुम गंजे हो, एक्सेप्टेड। तो मैं अपनी ऑडियंस को बोलना चाहता हूं, देखें कुछ चीजें मान लेने में बेहतरी है। देर इज अ बिग बिग डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएस इकोनॉमी, ये बात मान लें। यानी हमारा पूरे स्टॉक मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो शायद उनकी एक छोटी कंपनी की वैल्यूएशन के बराबर है। ये सच है, ये सच है। तो जब बच्चे यहां से सर्विसेज दे रहे होते हैं ना फॉरेन कंट्रीज में, तो मैं उनको कहता हूं यू मस्ट हैव अ ग्लोबल क्वालिफिकेशन, ग्लोबल क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, और आप उस कल्चर को भी थोड़ा स्टडी करें। हमारे एक जानने वाले हैं, और वो ह्यूस्टन में, ही इज अ किंग, मैं नाम नहीं ले रहा हूं उनका, लेकिन ह्यूस्टन पहुंच के अगर आप उस बंदे का नाम ले लो तो सब जानते हैं उसको, यानी उसका इतना बड़ा बिजनेस है, यानी ही हैज ओवर 1000 स्टोर्स नाउ, 1000 से ऊपर स्टोर्स हैं। और वो अपनी बैक ऑफिस पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, उनको पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है और पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तान में उनकी बैक ऑफिस में मैंने बहुत सारे एम्प्लॉयज उनको प्रोवाइड किए हैं, तो इसी वजह से, और मेरे अपने कुछ फैमिली मेंबर्स ने भी वहां काम किया है। तो वो मुझे वहां के किस्से सुनाते हैं। बोला जो पाकिस्तान की बैक ऑफिस है ना, और वहां जो उनकी यूएस की कंपनी है जो आपस में कोऑर्डिनेट करती है, तो बोला कभी कभार पाकिस्तानी बैक ऑफिस वाले लिखना शुरू करते हैं जॉन भाई, ये भाई, तो वो गोरे बोलते हैं व्हाट इज दिस भाई। तो यानी कुछ छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह एक बार ऐसा हुआ कि वहां देखें, यूएस में, यूएस का कल्चर और हमारे कल्चर में फर्क है। तो वो बच्चे यहां से बैठ के वहां उनके स्टोर्स के जो कैमरा की सर्वेलियंस करते थे कि क्या हो रहा है, कौन टाइम पे आ रहा है। तो वहां एक बार एक लेडी थी, उसका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड आया और उसने आके उसको हक किया, तो वो यूएस में वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल। तो उसने यहां से रेड फ्लैग रेस कर दिया, अन इन इन अप्रोप्रिएट एक्टिविटी। तो वहां के एचआर ने इन्वेस्टिगेट किया, रिवाइंड किया, बोला क्या इनएप्रोप्रिएट है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को ट्रेनिंग लेनी चाहिए अगर आपने इन कल्चर्स में काम करना है। ऐसी मैं तो अभी दो एग्जांपल दी, ऐसी हजारों एग्जांपल्स हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो मेरे जो दोनों एक्सपर्ट्स हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं, और इस पर कोई अपना कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल्स वगैरह शेयर करें कि क्या, अगर आप बच्चा प्रॉपरली ट्रेन नहीं है तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्लीज। अच्छा, इस चीज को मैं स्टार्ट करता हूँ कि क्रॉस कल्चर के हवाले से व्हेन आई वाज डूइंग अ जॉब इन अ सीपीए फर्म, तो वहां मुझे हमेशा एक बात सिखाई गई। अच्छा, वहां ना मेरे ख्याल में 4-5 कंट्रीज के एम्प्लॉयज काम कर रहे थे वर्चुअली। इसमें इंडिया भी शामिल था, उसमें फिलिपाइन के भी कुछ एम्प्लॉयज थे, उसमें पाकिस्तान के थे, उसमें यूएस के भी थे डायरेक्टली। एंड देयर वाज आई थिंक 35 प्लस स्टाफ। अच्छा, क्रॉस कल्चर के हवाले से बकायदा ये एक यूं समझ लें एक टॉपिक है जिसको आपको लर्न करना बहुत जरूरी है कि आपको किससे किस अंदाज में बात करनी है, गुफ्तगू करनी है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, कोई मैसेज कोई ईमेल टाइप करना है तो वो कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है। डायरेक्ट पाकिस्तान की तरह आप उठा के डायरेक्ट किसी को कॉल नहीं कर सकते। एक सीपी है, उनसे काफी मेरी बातचीत रही है। तो ही वॉज लाइक कंप्लेनिंग अबाउट पाकिस्तानी पीपल के यहाँ पे ये होता है ना कि वो देखेंगे अगर आप टीम्स हो या कोई भी अगर आप कम्युनिकेशन चैनल यूज कर रहे हैं या व्हाट्सएप भी अगर आप यूज कर रहे हो और अगर आप वहां पे ऑनलाइन आपका स्टेटस शो हो रहा है, सो पीपल आर लाइक यूज टू, के बाद उठाया कॉल कर दिया कि ठीक है हाँ भाई क्या हाल हवाल है, मुझे ये काम है, मुझे ये जरूरत है।
यूएस के अंदर कल्चर का इतना बड़ा डिफरेंस है पाकिस्तान से कि दे आर लिटरली अ फॉर्मल पीपल। उनको अगर आपने अप्रोच करना है तो यू हैव टू ड्रॉप अ मैसेज, हे आर यू अवेलेबल फॉर अ कॉल। पाकिस्तान में ये कल्चर मैंने शायद मैंने मिस किया हो, लेकिन मैंने मुझे नहीं मिला। मतलब पीपल आर डायरेक्टली अप्रोचिंग, आप डायरेक्ट आपको कॉल कर देंगे, डायरेक्ट आपको दरवाजे पे नॉक कर दे, डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे चीजों को, इंस्टेड ऑफ के प्रोफेशनल बिहेवियर हो। क्रॉस कल्चर में हमेशा आपको ये देखना पड़ता है जिस जगह आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या जिस आप कल्चर में वर्क कर रहे हैं, तो आपको वहाँ उनके एथिक्स और उनके जो एक प्रैक्टिस है ना, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। आप 5 बजे के बाद, जो यूएस के 5 PM है, उसके बाद अगर आप वहां किसी को कॉल करते हैं या इवन दो ईमेल करते हैं, तो ही इज गोना रिप्लाई यू नेक्स्ट डे। एंड यू कैन नॉट कंप्लेन अबाउट कि ठीक है यार, आपने 5 बजे मेरा ईमेल देख लिया तो आपने क्यों रिप्लाई नहीं किया, बिकॉज दे हैव प्रॉपर वर्किंग आवर्स। जब उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया है, वो अगर ऑफ कर चुके हैं, सो दे आर नॉट सपोज टू रिप्लाई यू एट ऑल, भले वो कोई भी कंडीशन क्यों ना हो। ठीक है। तो क्रॉस कल्चर के हवाले से मैं यही कहूंगा कि यूएस का कल्चर, अगर आप यूएस में, इवन तो यूएस के अलावा भी अगर आप यूएई में भी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, यू हैव टू फेमिलियर विद देयर कल्चर, विद देयर एथिक्स, के उनके यहाँ क्या चीज बुरी समझी जाती है, क्या चीज अच्छी समझी जाती है। आप उनको कॉल करके, इवन तो अगर पाकिस्तानी है जो यूएस बाय बॉर्न यूएस है, या एटलीस्ट को 5 to 10 years हो चुके हैं यूएस के अंदर, आप उन्हें कॉल करके जो पाकिस्तानी स्लैंग लैंग्वेजेस होते हैं जो आपस में गुफ्तगू करते हुए इस्तेमाल करते हैं, कि आपने फ्रेंडली भी अगर आप कोई वर्ड यूज करते हैं तो आप नहीं यूज कर सकते वहां पे। वो उनको बुरा लगता है कि यार हाउ यू गाइस आर कम्युनिकेटिंग, आपको नहीं पता कि आपको इस तरीके से बात नहीं करनी है। तो ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, अगर आप क्रॉस कल्चर में काम करना चाहते हैं, तो लर्न फर्स्ट कि आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। एथिक्स हैं, उनके टाइमिंग्स के हवाले से, उनके कल्चर के हवाले से, उनकी अप्रोच के हवाले से। अच्छा, यूएस के अंदर एक बात और बता दूं, स्टेट वाइज भी बाकायदा कल्चर में डिफरेंस आता है। कुछ स्टेट है जहाँ पे कुछ चीजों को वो नॉर्मल समझते हैं, लेकिन कुछ स्टेट है जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, तो वहां उन चीजों को गलत समझा जाता है। तो यू हैव टू लर्न अबाउट दीज थिंग्स। जब भी जो यूएस टेक्स कोर्स मैंने जो पढ़ाया, उसके अंदर मैंने बकायदा 2 से 3 लेक्चर ऐसे रखे जिसमें मैंने ये बताया कि हाउ टू कम्युनिकेट विद जो आपके क्लाइंट्स हैं, या अगर इवन दो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो हाउ टू कम्युनिकेट विद यूएस पर्सन जो कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है। वो पाकिस्तानी बंदा नहीं होता है कि आप उसको डायरेक्टली जाकर जिस तरह पाकिस्तान में इंटरव्यू देते हैं आप वैसा नहीं दे सकते। तो क्रॉस कल्चर के हवाले से आपको हमेशा सेंसिटिव होना चाहिए। एंड बी श्योर, एक दफा देख लें, किसी से मशवरा कर लें कि हाँ ठीक है, मैं इस अंदाज में काम करना चाहता हूँ, या लर्न करें कि क्रॉस कल्चर में क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको लर्न करने की जरूरत है। अकबर साहब। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने डिस्कस कर लिया है। मैं कुछ एक दो एनेक्डोट्स होंगे या कुछ ऐसी चीज़ें मैं शेयर करूंगा ज़रा, कि मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है वर्किंग इन यूएसए फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आई वुड ट्रेवल एवरी अदर मंथ फॉर कपल ऑफ वीक्स। और बहुत ज़्यादा क्लोजली मैंने वहाँ के लोगों के साथ ही, गोरों के साथ ही यानी कि इंटरेक्ट किया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे वहाँ पर जो है वो, नंबर वन, एज इज़ इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अ जॉब। आपकी वहाँ पर काबिलियत इम्पॉर्टेंट होती है, मैटर करती है। वहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट जो है वो एज की बेसिस पे नहीं होगी। वहाँ लोग एक दूसरे को फर्स्ट नेम की बेसिस पे, अगर इफ़ यू आर ऑन टॉकिंग टर्म, इफ़ यू ऑलरेडी नो ईच अदर, फर्स्ट नेम की बेसिस पे कॉल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को अंकल कह दें, आंटी कह दें, मिस्टर ये कह दें, साहब कह दें, या भाई साहब, या जनाब कह दें। वहाँ का इस तरह का कल्चर नहीं है। यू हैव टू एड्रेस पीपल दैट यू ऑलरेडी नो बाय देयर फर्स्ट नेम। और उसमें जो है वो, इफ़ यू डोंट नो समवन, देन कॉल देम विद देयर लास्ट नेम, मिस्टर एंड देन लास्ट नेम। उसके साथ फर्स्ट टाइम कॉल करें, ईमेल कम्युनिकेशन में स्पेशली। इफ़ यू आर ऑन फर्स्ट नेम बेसिस, वंस यू आर फेमिलियर विद ईच अदर, तब आप फर्स्ट नेम पे चले जाएं। उसके बाद भी आप अंकल और आंटी पे तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। जो हमारे यहाँ कल्चर है, मैम है, ये सर है, वो ये कल्चर वहाँ, वो जो ब्रिटिश कल्चर जिसको कहा जाता है, सर और मिस और मैडम और वो सब चीज़ें वहाँ बिल्कुल नहीं चलती हैं। ठीक है जी। और नंबर टू, एक ये कि वहाँ पर जस्ट एक, चूंकि मैं फिजिकल डोमेन की बात कर रहा हूँ, कि कर्टसी में जो वहाँ पर, जैसे आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, टिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट्स सो कॉमन कि आप लोग टैक्स के प्रोफेशनल है, कि वहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ होटल इन न्यूयॉर्क। तो वहाँ पर उनकी जो जो सर्वर्स होते थे, वेटर्स होते थे, उनकी सैलरी के अलावा जो डेली कलेक्शन होती थी टिप्स की फॉर्म में, वो सारी की सारी एम्प्लॉयज में, ज़ाहिर है जो वहाँ पे स्टाफ होता था, सर्विंग स्टाफ, उसमें जाती थी। एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि उनकी सैलरी में आई थिंक 10 या 15% ऐड कर दिया जाता था
डेली रेवेन्यू का, लेट से अगर एक बार की रेवेन्यू $100,000 हुई है डेली की, तो लेट से $15,000 जो है वो उसके स्टाफ की सैलरी में ऐड कर एलोकेट कर दिया जाता था कि ये इनको मिला ही होगा, और उस पर टैक्स भी लगाया जाता है। तो इट्स सो कॉमन, इट्स सो एक्सपेक्टेड। और अगर आपने नहीं दिया, आपने टिप नहीं दी, तो वो आपको रोकेंगे जाने से पहले कि जी वो कि क्या मेरी सर्विस में कोई कमी थी कि आपने मुझे टिप नहीं दिए। सो सेम गोज फॉर टैक्सी ड्राइवर्स एंड एवरीथिंग, जो डेली लाइफ में जहाँ पर आप सर्विस लेते हैं। तो एक पूरा एक सिस्टम है वहाँ पर जो फॉलो होता है। इसी तरह जो हमारा एक थोड़ा सा कल्चरल या रिलीजियस जो हमारा एक बैकग्राउंड है, दैट शुड नॉट बिकम अ बैरियर। अगर हम वहाँ पर किसी ऐसी पार्टीज में या किसी ऐसी गैदरिंग्स में जा रहे हैं जहाँ पर फ्रीली अल्कोहल भी सर्व हो रहा है, तो इट डजेंट मीन कि हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। इट्स अ सोशल एंड कल्चरल नॉर्म। हम वी कैन पोलाइटली से कि जी आई डोंट ड्रिंक एंड यू कैन हैव एनीथिंग एल्स, बट इट डजेंट मीन कि आप उसको किसी भी तरीके से वहां पर उसको इम्प्लाई करें कि ये एक प्रोहिबिटेड या अदरवाइज नापसंदीदा चीज़ है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कल्चरली जो है वो इक्विटेबिलिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, और एक लाइन पे एज के हिसाब से वो नहीं करते। वहाँ पर ना आप उसकी एज पूछ सकते हैं, जब आपका इंटरव्यू होता है तो आप यूजुअली उनसे एज नहीं पूछ सकते, क्योंकि अगर 60+ है तो भी वो नौकरी कर रहा है, ताकि आप डिस्क्रिमिनेट ना करें। नंबर टू, आप उससे ये भी नहीं पूछ सकते कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि अगर वो हो और उसकी वजह से इवन प्रेग्नेंट भी हो फीमेल, तो दे आर नॉट रिक्वायर्ड और टू इन्फॉर्म कि जी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। इसी तरह आपको कोई टर्मिनल डिजीज है या अदरवाइज कोई डिजीज है, इट इज़ प्रोटेक्टेड कि आप उसको ना डिस्क्लोज करें, आप अपनी शादी का स्टेटस ना डिस्क्लोज करें, आप अपने जेंडर का, जो आजकल और वहाँ पर दो से ज़्यादा जेंडर्स का सिलसिला आ गया है। ये तमाम चीज़ें यू आर नॉट ऑब्लाइज, यू कैन नॉट इवन आस्क प्रोफेशनली, आप ये चीज़ें नहीं पूछ सकते किसी से। आपको किसी का नहीं, कोई फीमेल स्पेशली अगर शादीशुदा है, तो हमें पता है हम मिस मिस या मिस कहते हैं, तो उसमें मैसेज के नाम से एक आ जाता है MS। तो ये नहीं कि वहाँ हर चीज़ को किया है, लेकिन वो फर्स्ट नेम बेसिस पे मेरिट पे बात होती है, छोटा बड़ा इस तरह का कोई वहाँ फर्क नहीं फॉलो होता है। दिस इज समथिंग दैट आई सॉ देयर एंड आई रियली लाइक्ड इट, कि वो मेरिट पे और उस पे सेम वेवलेंथ पे बात करते हैं। उम्र का बड़ा या छोटा होने का मतलब ये नहीं है कि आप उससे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवन एट एनी एज। अच्छा, मैं यहाँ एक बात और ऐड करता जाऊं, अभी मैं कमेंट पे भी देख रहा था कि वी आर मुस्लिम, दैट्स आल्सो प्राउड कि हमारे लिए कि हम मुसलमान हैं, बट समहाउ हम ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अभी कमेंट में भी किसी ने मेंशन किया कि इफ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अ, इवन दो अ US पर्सन, वो अगरचे वो मुसलमान है, ये देसी है, और इफ इट्स अ गोरा, सो आप ना एक वर्ड यूज करते हैं कि यस आई विल डू इट इंशाल्लाह। तो ये जो इंशाल्लाह का वर्ड है ना, मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि सम ऑफ लाइक US पर्सन जो कि पाकिस्तानी ना हो, तो वो कंसिडर करते हैं कि इफ यू आर सेइंग दिस वर्ड इट मींस यू आर गोइंग टू बी लेट इन प्रोवाइडिंग दैट स्पेसिफिक सर्विसेज। सो यस। अच्छा, US के अंदर ये वाली बात मैं बता दूं, क्रॉस कल्चर के अंदर होता है, अ, ये वहां पे बहुत डेफिनेट सी बात है कि अगर आपने किसी को टाइम दिया है तो टेक लीवेज इन दैट टाइम। की अगर आपको लगता है कि आप ये 4 घंटे में कर सकते हैं, कोट देम 5 आवर 6 आवर, बट डोंट गेट के भैया 5-6 घंटे के बाद आप 1 घंटा और लीवरेज समझते हैं कि ठीक है यार मैंने डेडलाइन दी है, 1 घंटा तो लेट हुआ है। ये US के अंदर नहीं कंसिडर किया जाता है, इसको बहुत बुरा समझा जाता है। तो अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं US के अंदर, तो लर्न के जो टाइम आपने दिया है, ही इज एक्सपेक्टिंग यू टू डिलीवर एट द सेम टाइम। मैंने ये भी देखा है, US के जितने भी लोगों से मीटिंग्स होती है ना, तो दे आर देयर, मतलब इन योर मीटिंग या वेटिंग कर रहे होंगे वो, 2 से 5 मिनट पहले वो आपके पहुंच जाते हैं मीटिंग के अंदर, ठीक है। तो दे आर रियली, मतलब वो फॉलोइंग स्केड्यूल्स, उनके स्केड्यूल होते हैं, उनके कैलेंडर मेंटेन होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते। लेकिन अगर आप किसी गोरे का कैलेंडर चेक करेंगे ना, तो उसके पास हर टाइम मीटिंग्स के हवाले से चीजें फिक्स होती हैं, और वो उसको मेक श्योर करता है कि वो उस टाइम पे वहां पहुंचे। अच्छा, अमीन, मुस्तफा साहब, कंटिन्यू टू यू। हाँ अमीन, मैं चाहता हूँ कि अब हमारा टाइम शॉर्ट रह गया है, लाइक लास्ट 10 मिनट्स। हम्म। तो हम्म। कुछ US ऐसे पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो यहाँ से सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी कुछ सक्सेस स्टोरीज अगर हम अपने स्टूडेंट्स और अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करें फॉर मोटिवेशन डेफिनेटली, हम्म। तो आप, मैं हम्म। चाहूंगा आप कुछ शेयर करें। अच्छा, मैं यहाँ पे एक कुछ डिटेल स्टार्ट करूंगा, इसमें कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ बुरी बातें होंगी, यानी कि कड़वी और मीठी बातें दोनों होंगी। ट्राई टू डाइजेस्ट। देखें, US टैक्स को जो लोग परस्यू करना चाहते हैं एज अ करियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि डोंट बी अ शॉर्ट टर्म रिजल्ट ओरिएंटेड।
आजकल लोगों को मैंने जो चीज देखी है कि दे आर, कि मतलब मुझे बस अभी से रिजल्ट मिल जाए, मैंने कोई चीज की है, मैंने इन्वेस्टमेंट की है, मैंने आपको इवन दो 5,000 भी इन्वेस्ट किए तो आई वांट कि वो 10,000 हो जाए अगले नेक्स्ट 1 आवर में और नेक्स्ट 1 डे में। ऐसा नहीं होता। मैं ये बताऊं, मेरी ये बात भी एक सीपीए से हो रही थी, यूएस का ही इज अ गोरा पर्सन। तो मैंने उसे ये वाली बात कही कि जिस तरह दो चीजें इंसान की जिंदगी में बहुत जरूरी है, एक उसकी हेल्थ, दूसरा उसके फाइनेंस, यानी उसकी जो अर्न मनी है। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी चीज है। इसके अलावा मैं समझता हूँ शायद कोई और चीज इतनी मैटर नहीं करती। अब जब आप डॉक्टर की फील्ड को देखते हैं, सेम गोज विद टैक्स प्रोफेशनल। जिस तरह डॉक्टर आपकी लाइफ को सेव करता है, आपके डिजीज को, बीमारियों को दूर करता है ना, टैक्स प्रोफेशनल भी आपके मनी को सेव करता है, आपके फाइनेंसिंग को मेंटेन करता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि टैक्स फील्ड या यूएस टैक्स हो या कोई भी टैक्स फील्ड हो, टैक्स फील्ड इज नॉट अ ओनली साइड हसल, या आप यूं समझे कि वो जो है आपके लिए एक पार्ट टाइम काम हो, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू पुट योर 100% एफर्ट इन दिस फील्ड अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं। क्योंकि डॉक्टरेट की जो डिग्री है वो भी 10 साल, 5 साल, 6 साल, मतलब एक्सपर्टीज उसी को माने जाता है जो जिस बंदे ने उस फील्ड में टाइम लगाया हो। टैक्सेशन के अंदर आपको टाइम लगाना पड़ता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में हम जाएंगे ना कि विद इन अ स्नैप आप कर लें, तो ऐसा नहीं होता। अमीन, मैं यहाँ पर एक चीज शेयर करूंगा। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि एक मिलियनेयर ढूंढ लो बस, और उसी को सर्विस दे दो ना, तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। यानी कुछ इतने वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं दुनिया में, ऐसे लोग हैं जिनका वर्ल्ड वाइड बिजनेस है, और उनको अपने फंड्स मैनेज करना, उनको अपना बिजनेस मैनेज करना, टैक्स रेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट करनी। जैसे कितने लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में, मैं जानता हूँ, दे वांट टू बाय प्रॉपर्टी इन यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसे बहुत से लोग हैं। उनको नहीं पता कि क्या चैनल होगा। यानी कई बार ऐसा भी पॉसिबल होता है कि अगर आप यहां से फंड्स नहीं ले जा सकते, रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत इश्यूज हैं, तो आपका कोई फैमिली मेंबर, आपका कोई रिलेटिव अगर यूएस में रह रहा है, वो आपको गिफ्ट दे सकता है। आप उसके थ्रू, गिफ्ट के थ्रू कर सकते हैं, नहीं उसके ऊपर भी पूरे लॉज हैं। तो ये सारी चीजें एक इल्म है जो सीखने की जरूरत है, और वो टैक्स एक्सपर्ट आपको सिखा सकता है और वो आपको गाइड कर सकता है। वरना टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग की जो रिस्ट्रिक्शंस दुनिया में चल रही हैं, अगर आपने एक मिस्टेक की एंड यू आर आउट, एक मिस्टेक की और आप गए, और उससे आपका पूरा, ना सिर्फ आपके बैंक अकाउंट्स, आपकी वेल्थ में इशू आ जाता है, बल्कि आपके पूरी ट्रेवल हिस्ट्री के साथ भी मसला आ जाता है अगर आपको कुछ 19-20 हो गया। अमीन, ओवर टू यू। अच्छा, मैं आपने सक्सेस स्टोरी की बात की और मैंने अभी यहाँ एक पॉइंट मेंशन किया कि शॉर्ट टर्म रिजल्ट ओरिएंटेड। मैं दो लोगों को जानता हूँ। अच्छा, यहाँ शॉर्ट टर्म में अगर मिल जाए सक्सेस तो उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं दो स्टोरीज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट ईयर एक फर्म रजिस्टर्ड हुई यूएस के अंदर, मैं जानता हूँ उन लोगों को। दे लाइक उन्होंने जो लास्ट ईयर क्लोज किया था, दे ओनली अर्न $10,000 पूरे साल में। बट बिलीव मी और नॉट, जो ये आपका 2025 स्टार्ट हुआ है, दे हैव ऑलरेडी रीच $50,000। जो उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दी कि वी हैव ऑलरेडी अर्न दिस। अब आप ये समझें कि ये कितने परसेंट से मल्टीप्लाई हुआ, ऑलमोस्ट 400+% से मल्टीप्लाई हुआ। लेकिन जो उनका फर्स्ट ईयर था, दे हैव स्पेंड विद कंसिस्टेंसी, उन्होंने सर्विसेज को बेहतर करने की कोशिश की। जो मैं उनको जानता हूँ, उन्होंने जो जो उनकी एफर्ट मैंने देखी है, उन्होंने अपने आप को कंटिन्यूसली इंप्रूव किया, चीजों को बेहतर किया, और वो टिके रहे। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैंने 1 साल स्पेंड किया, $10,000 अर्न किए। रिवॉर्ड आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलता है जब आप कंसिस्टेंसी के साथ। देखिए, की जो है ना सक्सेस की, वो कंसिस्टेंसी। एक काम को लग के करें, ये ना देखें अभी मुझे क्या मिला है। हमेशा मैं ये बात कहता हूँ लोगों से कि आप अगर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, रब तबाव ताला आपको उसका रिवॉर्ड लाजमी देता है। ठीक है। तो ये तो एक स्टोरी जो कि उन्होंने, मतलब मेरे लिए ये शॉकिंग था जब उन्होंने बताया कि भाई अमीन, हमारा पिछला पिछला पूरा साल, और जस्ट ये 1 महीना या 1 महीने 2 दिन की अगर आप बात करें। एक तो ये, दूसरा, मैं लोगों से, अच्छा पहले ना मैं भी इस माइंडसेट का था कि ठीक है, अपवर्क या फाइवर पे अगर आप काम ढूंढने जाते हैं, करने जाते हैं, इट्स क्वाइट टफ। लेकिन वहां शायद उस अंदाज में आप स्केल या ग्रो नहीं कर सकते जिस अंदाज में एक बिजनेस ग्रो करता है। एक फ्रीलांसर से मेरी मुलाकात हुई, वो कराची का रहने वाला है, एंड ही हैज ऑफिस इन डिफेंस राइट नाउ। उससे मेरी इत्तेफाक से किसी लिंक के थ्रू मुलाकात हो गई। क्योंकि मैं यूएस टैक्स प्रोफेशनल हूँ, वो भी यूएस टैक्स प्रोफेशनल है। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। अब जब इंडस्ट्री में होते हैं ना, तो एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है बाय सम रेफरेंस। मेरी उससे जब मुलाकात हुई तो आई आस्क्ड हिम कि भाई आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो उसने बताया कि मैं जस्ट अपवर्क पे काम करता हूँ, एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी। मैंने कहा ठीक है, अपवर्क पे काम कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अब अपवर्क पे तो इतनी ज्यादा अर्निंग शायद आप ना कर सके, मतलब ठीक है, $10,000, $50,000, दैट्स इनफ। उसने मुझे कहा अमीन, आई हैव माई पोर्टफोलियो ओवर $300,000। इट्स अ ह्यूज नंबर। मैं थोड़ी देर के लिए शॉक में आया। मैंने कहा नहीं यार,
बताओ शायद आप एग्जेजरेट कर रहे हैं इसको। उसने कहा नहीं, लेट मी शो यू। फिर उसने मुझे अपनी अपवर्क की प्रोफाइल दिखाई, एंड लिटरली आई हैव सम पीपल विथ मी। हर बंदा हैरान था कि यार हाउ यू डिड दिस। $300,000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट फॉर अ फ्रीलांसर। अकेले लग के इस बंदे ने काम किया, लेकिन उसकी सक्सेस स्टोरी के अंदर जो एक की पॉइंट है ना, वो ये कि उसने इस फील्ड को 5 साल तक परस्यू किया। मतलब अलॉन्ग विद जॉब उसने 2 साल तक किए। उसके बाद जब उसको पोटेंशियलिटी नजर आई कि मैं कर सकता हूँ, उसने जॉब छोड़ दी। वही बड़ी बात जो हमने इनिशियल स्टार्ट की कि व्हाई आई एम पेइंग टैक्स, उसने कहा मैं फ्रीलांस पे ही करता हूँ। एंड राइट नाउ ही हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ ओवर $300,000, जो कि लिटरली शॉकिंग है, लेकिन मोटिवेशन भी है आप लोगों के लिए कि देखिए किसी भी फील्ड के अंदर ना आप ये नहीं समझ सकते कि नहीं इसकी एक कैप है कि इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। मैं पहले समझता था, लेकिन ही प्रूव मी रॉन्ग कि नहीं भाई, मैं यहां से भी ओवर थाउजेंड $100,000 जा सकता हूँ। तो ये लाइव एग्जांपल है, कराची का बंदा है। मेरी एक स्टूडेंट है इस्लामाबाद की, मेरी उनसे मुलाकात हुई। ही वॉज शी वॉज डूइंग आर्टिकलशिप इन अ फर्म ना। उसने आर्टिकल कंप्लीट किया, तो उसके बाद हम जो भी आर्टिकल वाले जो बंदे होते हैं ना, वो सोचते हैं ठीक है अब आर्टिकल कंप्लीट हुआ ना, तो मैंने स्टाइफन के ऊपर बहुत ज्यादा अरसा गुजार दिया, अब आई हैव टू अर्न मनी थ्रू जॉब। हैरान कुन बात यह है कि उसने जैसे ही अपना आर्टिकल कंप्लीट किया है, वो डायरेक्ट फ्रीलांस पे शिफ्ट कर गई, क्योंकि वाइल कंप्लीटिंग हर आर्टिकल उसने ये जज कर लिया था कि यार इसमें कितनी पोटेंशियलिटी है। एंड मैं उसकी अर्निंग तो उसने मुझे एग्जैक्टली नहीं बताई, लेकिन जो फैसिलिटी उसने मुझे बताई कि शी इज अर्निंग थ्रू फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, दैट्स आल्सो रिमार्केबल। तो बात यह है कि चाहे फ्रीलांस हो, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को 2-3 चीजें बताता हूँ। देखिए यूएस टैक्सेशन के अंदर, ये किसी बिजनेस के अंदर भी आप जाना चाहते हैं, तो वहां जरूरी नहीं है कि आप एक ही चीज को पकड़ के चलें। मैं आपको ये बात जो बताना चाह रहा हूँ, इसको गौर से सुनिएगा। डू वॉट एवर यू कैन डू इन अ बेस्ट वे। आपसे जो बेहतर हो सकता है आप वो करें। मैं कुछ अपने स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनको टैक्सेशन मैंने पढ़ाया, उन्हें उन्होंने मुझसे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन किए, उनको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि सबसे ज्यादा क्लाइंट भी उन्होंने एंगेज किए। तो बात यह है कि अगर आपको सेल करना अच्छा आता है तो आप गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि आप यूएस टैक्स प्रोफेशनल इन टर्म ऑफ टेक्निकलिटीज है, देन कोलेबोरेट विद अदर। जिसको ज्यादा जिस चीज में महारत हासिल है, उसको चाहिए कि वो कोलेबोरेट करे उस बंदे के साथ जिसमें वो माहिर नहीं है। एक बंदा जिसको सेल करना अच्छा आता है, वो बंदा कोलेबोरेट करे जिस जो काम अच्छा करता हो। एक बंदा जो काम करना अच्छा जाता है, वो बंदा कोलेबोरेट करे जिसको सेल करना अच्छा आता हो। अच्छा मैं ये बात बता दूं कि हम पाकिस्तानी लोग हैं ना, हमारे माइंडसेट में ना ये चीज हमेशा मतलब घुसी होती है कि यार मैं सारी चीजें अकेले खा लूं। जब आपका माइंडसेट शिफ्ट होता है बिजनेस की तरफ, तब आपको ये अंदाजा होता है यूएस की मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है। मैं ये बात हमेशा कह चुका हूँ कई दफा कि यार अगर हम सारे पाकिस्तानी मिलके भी खाने की कोशिश करें ना, हम सबके पेट भर जाएंगे, लेकिन वो यूएस इकोनॉमी खत्म नहीं होगी, मतलब हमें सर्व कर करके ना। तो बात ये है कि यार आपस में एक दूसरे से कोलैबोरेट करें, जो सीनियर है वो जूनियर को सिखाए। मेरा रिसेंट विजिट हुआ लाहौर में, वहां मैंने एक छोटा सा मीटअप अनाउंस किया, जिसमें अराउंड 16% जो है वो उन्होंने जो मीटअप को ज्वाइन किया था। उसमें मैंने स्पेसिफिकली 4 लोगों को बुलवाया था जो कि लाहौर के सीनियर तरीन पर्सन थे टैक्स के अंदर। मैंने उनको बुला के ये कहा कि भाई देखिए लाहौर के ये लोग जो मुझे जानते हैं, ये इस फील्ड में ग्रो करना चाह रहे हैं, आप इनसे कोलैबोरेट करें। और मजे की बात यह है कि उनमें से 3 लोगों को उन सीनियर पर्सन ने जॉब दिलवाई है लाहौर के अंदर ही। तो बात यह है कि एक दूसरे के लिए राहें हमवार करें इस फील्ड के अंदर। जिसको जो चीज अच्छी आती है, एक तो वो काम करने की कोशिश करें। सेल आता है, सेल करने की कोशिश करें। आप जॉब कर रहे हैं, आपको लगता है नहीं यार अभी मैं इतना इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकता कि मैं बिल्कुल ही फील्ड स्विच कर जाऊं, आप फ्रीलांस की तरफ चले जाएं। ठीक है, इस फील्ड को कैसे परस्यू किया जाए। आप आईसीए में कर रहे हो, सीए कर रहे हो या आईसीसीए कर रहे हो, हमने जो कोर्स डिजाइन किया है, मैं ये कहता हूं कि इस कोर्स को करने का फायदा आपको सिर्फ ये होता है कि आपको इस सारी इंफॉर्मेशन एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुई भी मिल जाती है। अच्छा यूएस टैक्स की इंफॉर्मेशन अगर आप लेने जाते हैं ना यूट्यूब के ऊपर या दीगर प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वहां आपको उर्दू की लैंग्वेज के अंदर, देसी नहीं देसी जुबान के अंदर, और जितना ग्रास रूट लेवल मैंने समझाया है, वो चीजें आपको वहां नहीं मिलती हैं। तो बात यह है कि अगर हमने कोर्स डिजाइन किया, देन डेफिनेटली आई डिड अ प्लानिंग फॉर दिस, जिसमें आपको इंटरव्यू से लेके हर एक चीज मैंने कवर की है। अगर आपको लगता है कि आपको इसको परस्यू करना चाहते हैं, वट एवर, इफ यू वांट टू सेल और इफ यू वांट टू लाइक स्विच करियर, आप जॉब करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, हर लिहाज से जस्ट स्टार्ट, आप इस चीज को स्टार्ट करें, लर्न करें। देखिए जो मेरा एक जो मेरी एक्सपर्टीज है ओवर 10 ईयर्स, मैंने उस सब को ना जमा करने की कोशिश की है। मैं एक बच्चे को मैं दे दूं
विद इन 50 आवर्स, 50 आवर्स का कोर्स हमने डिजाइन किया है। विद इन 50 आवर्स में डिलीवर कर दो उसको कि भाई उसको ये चीजें आ जाए। लेकिन एक बात बता दूं, अगर आप यही अगेन दोबारा वो मेरा पॉइंट, कि अगर आप ये समझते हैं कि नहीं आपने कोर्स किया है और आप के ऊपर डॉलर की बारिश होना स्टार्ट हो जाए जैसे आपने कोर्स कंप्लीट किया, ऐसा नहीं होता। दिस इज अ राइट नाउ प्रॉपर करियर। अगर आप परस्यू करना चाहते हैं देन यू शुड स्टार्ट एंड यू हैव टू बी पेशेंट कि ठीक है मुझे क्या करना है, कैसे करना है। बाज औकात विद इन 3 मंथ चीजें क्लिक नहीं करती हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें क्लिक हो जाती हैं। और हर चीज के सक्सेस के अंदर ना आपको टाइम लगाना पड़ता है, शॉर्ट टर्म रिजल्ट ओरिएंटेड अपने नहीं होना है। टैक्सेशन एक प्रॉपर फील्ड है, आपको स्टार्ट करना है, लर्न करना है। मैंने अपने इस कोर्स के अंदर ये भी बताया कि आपको रिसर्च वर्क कैसे करनी है। यूएस की अच्छी बात जो मैं पाकिस्तान से समझता हूँ बहुत ज्यादा अच्छी है, कि वहां सारी चीजें ना आपको वर्चुअली वर्चुअली कह रहा हूँ सॉरी, वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, चाहे आईआरएस की हो चाहे स्टेट की हो। आप कोई भी चीज ढूंढना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल और इफ यू वांट टू बी अ टेक्निकल पर्सन, आपको जस्ट रिसर्च वर्क करना आना चाहिए। यू डोंट नीड एनीवन, आप डायरेक्टली सारी चीजें कर सकते हैं। हाँ लेकिन मैं जरूर कहता हूं हमेशा कोई मेंटोर बनाए, कोई सीनियर बनाए, कोई उस्ताद बनाए जो आपको चीजों को गाइड करे। बाज़ औक़ात वो बंदा लर्न करते हुए चीजों को, जो ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है ना, इंसान बाज़ औक़ात बिल्कुल फ्लिप्स उल्टी बात समझ जाता है, हालांकि वहां बात कुछ और लिखी होती है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। पाकिस्तान में ये फील्ड इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि मतलब अगेन वही बात कोट करूंगा, अकबर साहब ने कहा कि 1000+ एंटिटीज इन्होंने रजिस्टर कर दी है पाकिस्तान में, ऐसी और कंपनीज जो ये काम कर रही हैं, हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं। तो अब आपके पास समझ ले 3 ऑप्शंस हैं। आप अगर यूएस टैक्स परस्यू करते हैं वाइल डूइंग योर करंट एजुकेशन और क्वालिफिकेशन, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप पाकिस्तान में भी बैक ऑफिस में जॉब कर सकते हैं। आप फ्रीलांस करना चाहे फ्रीलांस कर सकते हैं, या आप प्योर बिजनेस करना चाहे तो प्योर बिजनेस भी कर सकते हैं। ये तीनों अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन अगेन बता दूं कि डोंट बी शॉर्ट टर्म रिजल्ट ओरिएंटेड, आपको फौरन से ये चीजें नहीं मिलेंगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये चीजें मिलेंगी, और उसके लिए आपको एफर्ट करनी है। मुझसे एक स्टूडेंट ने सवाल किया, मैं बहुत छोटा सा किस्सा सुनाना चाह रहा हूँ। मुझसे एक स्टूडेंट सवाल किया, सर आपने कैसे किया था? मैंने कहा यार आपको इससे क्या करना है? नहीं कहा सर मैं वैसे ही करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई मैंने 7 साल तो जॉब की है सीपीएफ फर्म्स के अंदर, आप कर सकते हो? कह रहे नहीं सर इतने लंबे रूट को नहीं डिस्कस करें ना। तो मैंने कहा मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने तो वक्त लगा दिया, आपको तो मैं वो बता रहा हूँ वो चीज समेट के हम दे रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट करें। दुनिया इसी तरह तरक्की करती है कि जो पीछे जो आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो अपनी जिंदगी में जितना वक्त उन्होंने स्पेंड किया उसके एक्सपीरियंस को आप में डिलीवर करते हैं, ताकि आप अब जो आप दौड़ना स्टार्ट करेंगे उसके आगे से दौड़ना स्टार्ट करेंगे। तो बात यह है कि इफ समवन इज गाइडिंग यू, इफ समवन इज गिविंग यू ट्रेनिंग प्रोफेशनली, वो आपको ट्रेन कर रहा है, तो उसको एक तो वैल्यू करे कि हाँ किसी ने, सर मुस्तफा ने अगर आपको चीज बताई है तो ही हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस, सर अकबर तैयारी ने आपको बताई है तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस उसका शामिल है। मैं कोई चीज अगर आपको डिलीवर कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली आई हैव सम लिटिल बिट एक्सपीरियंस, और मैं वो बात कर रहा हूँ। तो अगेन इन चीजों पे शॉर्ट टर्म होने की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान में इतनी बड़ी इंडस्ट्री अभी ग्रो करने लगी है, मैं समझता हूँ कि हम देर आए लेकिन दुरुस्त आए। इंडिया से compete करना अभी हमारे बस की नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर आज जो इकोनॉमी है ना, खासतौर पर इस आउटसोर्सिंग बीपीओ सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, ये आज से 20 साल पहले 25 साल पहले स्टार्ट हुई थी। हम कोविड के बाद आए, हमें कोविड ने जगाया। वो कहता हूँ ना, मैंने कहा एक लेक्चर में कहा था कोविड हमारे लिए नेमत है। वो इसलिए कि हम वहां से जागे हैं कि हाँ वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन हमें पहले आइडिया नहीं था। तो बस यही कंक्लूजन है कि अगर आप चाहते हैं कुछ करना तो उसको टाइम दे प्रॉपर फोकस के साथ। अगर आपको लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ मुल्क में ना बहुत शॉर्ट टर्म रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं, हम अमेजोन की तबाह बर्बादी के जिम्मेदार हम खुद हैं। अमेजोन ने हमें ब्लॉक किया, कई सिटीज को ब्लॉक किया। 2 नंबरी जो है ना हमारे अंदर जो घुसी हुई, इस चीज से निकले बाहर। अगर आपको प्योर सक्सेस चाहिए है तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा। और अगेन यूएस के अंदर मैं हमेशा कहूंगा, नाक ना कटवाया करें खुदा के वास्ते। मैं एक सीपीए फर्म को जानता हूं, वो पाकिस्तानी सर्विसेज लेने को तैयार ही नहीं थी। जिस बंदे ने उसको ऑन बोर्ड किया वो कह रहा है मैंने उनको समझाने की कोशिश किया, नहीं मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस है, मैं इंडिया सर्विसेज ले लूंगा पाकिस्तानी से नहीं लूंगा। तो किसी एक पाकिस्तानी बंदे ने ही उनको काम खराब किया था ना। तो यार थोड़े से पैसों के लिए या इस चीजों के लिए कभी भी आप पाकिस्तान का नाम बदनाम ना किया करें। देखिए अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं ना सर्विस प्रोवाइड करने या जॉब करने के लिए भी, आपके साथ आपके मुल्क, आपके लोग, आपकी कौम सारी की सारी जो है ना ये अलाइन है। तो काइंडली कोई भी ऐसा काम ना किया करें जो कि आगे जाके आपकी वजह कर किसी और के लिए हर्डल बने। ये जो आज जितने हर्डल्स आ रहे हैं, पहले पाकिस्तान में मरकरी की सर्विस भी अवेलेबल थी, वाइस की भी थी, स्ट्राइक की भी थी। अब जो सर्विसेज अवेलेबल नहीं ना, ये हमारी अपनी गलतियां हैं। हमने जो 2 नंबरिया की इसकी वजह करा है। अकबर साहब इस बात को मतलब एडमिट करेंगे कि जो ये जो पहले सर्विसेज पाकिस्तान में अवेलेबल थी उन्होंने हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया। वजह इसकी क्या है? हमने 2 नंबरी की। तो भाई अपने आप को एथिकली स्ट्रांग करें, प्रोफेशनली स्ट्रांग करें।
आप अगर कोई गलत काम करते हैं, आप अगर शॉर्ट टर्म की वजह कर किसी वो कहते हैं ना क्रेडिट कार्ड खाली कर देते हैं लोग, आप देखिए टैक्स के अंदर ना सिर्फ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है सारी की सारी। आपको एथिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा इस फील्ड के अंदर आके, कि आपको ये पता होना चाहिए मैं क्या करने लगा हूं, इसकी सेंसिटिविटी कितनी है। ठीक है। तो इस करियर को परस्यू करें। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, चूंकि जिस तेजी से डिमांड बढ़ी है हमारे पास सप्लाई उस तेजी से नहीं है। अकबर साहब से भी, अगर आप अकबर साहब आप भी इस पे जरा बात कीजिएगा कि हमें जितनी तेजी से लोगों की जरूरत है ना, उतनी तेजी से हमारे पास सप्लाईज नहीं है। और जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हम समझते हैं हमने कोर्स कर लिया, अब हम यूएस टैक्स प्रोफेशनल है, वो लिंक्डइन आईडी पे लिख देते हैं हम यूएस टैक्स कंसल्टेंट है। ओ भाई, कंसल्टेंट ऐसे नहीं बनता बंदा। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह कर कई केसेस मैंने ऐसे डील किए हैं। अकबर साहब आप भी इसके ऊपर बात कीजिए अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो, कि हमेशा लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज की वजह कर जो आपको ड्रॉबैक्स ड्रॉबैक्स फेस करने पड़ते हैं ना, वो बहुत बड़े होते हैं। यूएस एक ऐसी जगह है, अगर आप वहां परफेक्ट होकर 100% अपना नहीं देंगे तो पेनल्टीज फिर वो इतनी बड़ी आती हैं कि आपकी सोच है। तो अपने आप के साथ एथिकली, मोरालिटी के साथ, अपने प्रोफेशनलिज्म के साथ, सब चीजों के साथ आपने जाना है इस फील्ड के अंदर। और अल्लाह ने चाहा तो कामयाब करेंगे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। फाइनली बहुत बड़ा लेक्चर दिया आपने, एक्सेलेंट, और बहुत उसमें बहुत सारी एक्सेलेंट बातें थी जो आपने बच्चों के लिए हाईलाइट की। तो जैसा कि ये कोर्स एक आम आदमी के लिए भी है और ये इन्होंने बता भी दिया है, तो हम आज के जो ये सेशंस जो लोग अटेंड कर रहे हैं ना, उन सब के लिए हमने स्पेशल 40% डिस्काउंट की ऑफर की है कि वो अगर रजिस्टर करते हैं लाइक इन 48 आवर्स, तो दे विल गेट 40% डिस्काउंट। और फाइनली मैं चाहूंगा कि अकबर तेजानी साहब अपना एक एंडिंग मैसेज दे दें ताकि हम इस सेशन को कंक्लूड करें। और मैं थैंक्स भी बोलूंगा कि दोनों गेस्ट ने बहुत बहुत एक्सेलेंट बातें बताई, और हम मैं चाहूंगा ऐसा एक और सेशन भी हो। अभी इसमें बच्चों ने कमेंट्स में मुझे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स दिए हैं, यानी हाउ टू गेट अ क्लाइंट इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी एक बड़ा टॉपिक है कि इस पे हम क्लाइंट किस तरह अप्रोच कर सकते हैं और ये पूरा जर्नी क्या है। डेफिनेटली आज तो इतना टाइम नहीं है, लेकिन हम डेफिनेटली एक नया सेशन करेंगे और उसमें फिर ये इन टॉपिक्स को भी उठाएंगे। तो अकबर साहब, आपका एक लास्ट एक मैसेज आप ऑडियंस के लिए प्लीज। मैं सिर्फ एक बात, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, कि सिर्फ स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया में ऑलमोस्ट 500,000 कंपनीज रजिस्टर हुई हैं लास्ट ईयर। ठीक है जी, सिर्फ स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया में। बात यह है कि यूएस में कोई भी बिजनेस इनिशिएटिव, कोई इंडिविजुअल, सक्सेसफुल बिजनेस इंडिविजुअल्स या अदरवाइज भी जॉब भी कर रहे होते हैं, तो उनको कोई भी बिजनेस इनिशिएटिव लेना होता है तो उसकी एक एलएलसी खोल लेते हैं। ठीक है जी। एलएलसी खोलने का मतलब है उसकी टैक्स फाइलिंग। ठीक है। वहां पर इतना ज्यादा काम है, और वहां पर चूंकि देखें, किसी भी मुल्क में जो कंप्लाइंस होती है ना, वो आपको रिवॉर्डिंग इतनी नहीं होती है। यानी कि आप जब कोई ऐसा काम जो बिजनेस ग्रो करने के लिए होता है, उसमें जो इंडिविजुअल्स होती हैं उनकी सैलरियां ज़्यादा होती हैं। लेकिन जहाँ पर रन ऑफ द मिल काम होता है, क्लाइंट्स का काम होता है, इंटरनल ऑडिट है, फाइनेंस है, टैक्स फाइलिंग है, वहाँ पर नीचे लेवल पर, एंट्री लेवल पर सैलरीज कम होती हैं। तो वहाँ पर रुझान है सीपीए बनने का और उसके बाद प्रैक्टिस में रहने का, वो कम होता जा रहा है। यूएस में थोड़ा सा डाउनफॉल देखा है, लेकिन उस गैप को फिल कर रहे हैं थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज के इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स के जी। इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत ज़्यादा हमारे पास इसमें काम करने का मार्जिन है। लेकिन साथ ही साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो हैं मीडियोकर नॉलेज के ऊपर जो है अपने आप को प्रोफेशनल ना क्लेम करें। इसमें जो बातें अमीन ने भी कही हैं, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी, यानी कि आपने पहले थ्योरेटिकली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, और सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस कभी कभार काफ़ी नहीं होती है। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिकल इश्यूज दैट कैन बी डिस्कस्ड बाय अ प्रोफेशनल टीचर। नंबर टू, उसमें जाहिर है कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनका हैंड्स ऑन कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो ऐसे लोग ही सेलेक्ट करें जिनका हैंड्स ऑन फाइलिंग का एक्सपीरियंस हो। नंबर थ्री ये कि अपने आप को प्रैक्टिस में जाने से पहले, एज अ फ्रीलांसर काम करने से पहले, आपको कुछ अर्सा डेफिनेटली काम करना होगा, ताकि आप जो है वो अपने आप को उस लायक बना सकें या किसी और क्लाइंट को ये सर्विसेज दे सकें। तो देर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तानीज। हम सबको पता है कि इसमें जो पे स्केल है उसमें भी क्या फ़र्क है। हम इसलिए उसको ब्रिज कर पा रहे हैं बिकॉज देयर इज एन आर्बिट्राज। वहाँ के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए शायद ये कम कम हो कि अगर वो $1,000 मिल रहे हैं उसको, लेकिन हमारे लिए एक अच्छा लेवल है। ठीक है जी। तो अगर हमारे पास एक एंट्री लेवल पर आपको ₹1,00,000 से भी हमारे यहाँ सैलरियाँ स्टार्ट हो जाती है, जबकि हमारे पास जो पाकिस्तानी टैक्स है उसमें एंट्री लेवल पे 40-50,000 से स्टार्ट होती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आप जो है एक डबल उससे स्टार्ट कर रहे होते हैं।
और उसके बाद उसकी ग्रोथ जो है वो मैनी फोल्ड है। तो लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ जो बात है वो यही है कि प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना और क्वालिफाइड होना, दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने आप को पहले उस लेवल पर लेकर जाए कि जहाँ पर हम क्लेम कर सके कि जी हमारे टाइम की और हमारे इनपुट की एक वैल्यू है। तो वैल्यू और एक्सीलेंस के साथ ही वो चीज़ें आती हैं, और फिर उसके बाद काम। बहुत सारे मैं चैट्स में क्वेश्चंस भी देख रहा हूँ कि लोग यही कह रहे हैं कि हमें काम कैसे मिलेगा। तो पहले मेरे ख्याल में उनको अपने आपको उस लेवल पे लेके जाना है। अगर आप फ्रीलांसिंग में भी शुरू करते हैं तो आप पहले नीचे से शुरू कर दें। आप बेशक कहेंगे ये काम जो $100 का भी है, आप $10 में भी लें, क्योंकि पहले आपने अपना प्रोफाइल बनाना है। तो पेशेंस का गेम है, जैसे कि अमीन ने भी कहा, पेशेंस का गेम है। और दूसरी बात ये है कि क्वालिटी सर्विसेज देंगे तो फिर रेफरल खुद मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। ये स्टूडेंट्स एक कोर्स करके बिल्कुल रेडी नहीं हो जाते, उसमें भी उसके बाद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, और साथ साथ थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं आते। दरख्त भी जो है उगने में टाइम लगाता है, और स्ट्रांग वही होता है जो टाइम लगा के निकलता है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ, क्वालिटी के साथ करें तो इंशाल्लाह विल सी वंडरफुल रिजल्ट्स। और एक लास्ट बात यही है कि हम एज अ बी फाइलर भी कुछ मुझे आई नो फॉर सर्टन के बहुत ज़्यादा सीनियर लेवल पर भी यानी नेशनल लेवल पे जो लीडरशिप है उन्होंने भी क्वेश्चन किया है कि बी फाइलर ये लोगों को बाहर कंपनियां बना के दे रहा है, बिकॉज वी आर द पायनियर जिसने प्रॉपर प्रोफेशनली कंपनियां बनाना शुरू किया। इससे पहले इसको इस तरीके से रिकॉग्निशन नहीं थी इस चीज़ की, लोग अपने तौर पे बना रहे थे। लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि हमारा विजन ग्लोबल होना चाहिए, ठीक है जी। आपका विजन कभी भी शॉर्ट टर्म और छोटा नहीं होना चाहिए। तो बड़ा होने का मतलब ये है कि ग्लोबल मार्केट है, व्हेन यू लॉन्च योर सेल्फ इन यूएसए, तो उसके बाद स्काई इज द लिमिट, और आपका जो पर्सपेक्टिव होता है वो इंटरनेशनल हो जाता है। तो बड़ी सोच के साथ करें, लेकिन काम वही बात है, जर्नी ऑफ 1000 स्टेप स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हों, लेकिन आपने विजन ग्लोबल रखना है अपना, और उसके साथ मेहनत करनी है, तो इंशाल्लाह विल सी चेंजेस। अच्छा। एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, और बहुत अच्छा सेशन रहा। थैंक यू बोथ ऑफ गेस्ट, यानी आप दोनों ने बहुत अच्छी बातें की और बच्चों ने बहुत अच्छा फीडबैक भी दिया है, और मुझे वैसे मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह वील प्लान वन मोर सेशन, और जो बच्चों के जो क्वेश्चंस थे उन्हीं उन्हीं से हम एक नया टॉपिक बनाएंगे, और जो अकबर साहब और आप दोनों की जो नॉलेज है उससे बच्चों को बेनिफिट होगा। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। थैंक यू।